ग्रेवयार्ड के बीच एक आदमी रो रहा है। वही एक कॉफिन नीचे जा रहा है। इस कॉफिन के अंदर उसकी माँ है, जो हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। कॉफिन बरियल हो जाने के बाद सारे फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं सिवाय लड़के के। आफ्टर ऑल दोस्त, रिश्तेदार, नेबर्स कोई नहीं रुकते। बस आपके आखिरी वक्त तक आपके परिवार ही रह जाते हैं। और अगर आप बदनसीब हो तो वो भी आपको नसीब नहीं होगा। इस बेचारे के माँ को लंग कैंसर हुआ था और 2 साल तक उसने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन अचानक से ये लड़का अपनी मम्मी के ग्रेवस्टोन के ऊपर कुछ नोटिस करता है। ये तो एक छोटी सी बच्ची है जिसने पहना है एक बिग मास्क और उसके हाथ में कोई डॉल है। लड़का समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। क्या ये सच में कोई बच्ची यहाँ पर मौजूद है या ये उसका इमेजिनेशन है। और पलक झपकते ही ये गायब भी हो गई। लड़का डर सा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या उसे हेलुसिनेशन होने लगा। जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और बोलता है कि ऐसे टाइम में ऐसा हो सकता है। आफ्टर ऑल उसने अपने सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। लेकिन फिर भी वो लड़की को ज्यादा ही रियल लग रही थी। उस रात अपने घर के अंदर उसे काफी ज्यादा अकेला फील होना चाहिए, लेकिन समहाउ वो अकेला फील नहीं करता। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका घर भरा हुआ है। रात को डिनर करते वक्त एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि जब उसकी माँ जिंदा थी तब वो हर रात बार बार चिल्लाती। लेकिन उसके मम्मी का सफरिंग खत्म हो गया है और ये सोचकर वो खुद को दिलासा देता है और शांति से बर्तन मांजता है। लेकिन तभी खिड़की के उस तरफ वो किसी को देख पाता है। इतने सारे पेड़ों के बीच एक लड़का, वो भी बिना टी शर्ट के और एक चूहे के मास्क में वहीं पर शांत उसे देख रहा है। इस बच्चे के हाथ में भी वही टॉय है जो उस लड़की के हाथ में भी थी। लड़का उस बच्चे को लेकर डर गया कि इतने रात को ठंड में ये बच्चा बाहर क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जाके चेक करता, पलक झपकते ही ये भी गायब। वो समझ नहीं पाता कि वो ऐसे हेलुसिनेट क्यों कर रहा है। इसीलिए सर दर्द की दवा लेकर वो चले जाता है सोने। लड़का समझ गया कि अभी सोने में ही भलाई है, वरना वो ऐसे ही पगला जाएगा। हॉलवे में उसे काफी सारे परछाई देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इन पर बिलीव नहीं कर सकता। वही सभी रूम से गुजरते वक्त वो गुजर पड़ता है अपनी मम्मी के रूम से और एक झलक वो उस पर भी ध्यान देता है। वो समझ पाता है कि मम्मी के बिना ये रूम काफी सूना सूना सा लग रहा है। उसी रात को सपने में उसे ऐसा फील होता है कि वो बहुत ही छोटा बन गया और उसके चारों तरफ कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो उसे घूरे जा रहे हैं। अचानक उसका ये सपना टूट गया और वो देखता है कि रियल लाइफ में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके बेड के चारों तरफ राउंड होकर 7 लोग हैं जो हाथ पकड़े हैं और उन्होंने मास्क पहना है, वो भी एनिमल्स का। हर किसी के पास एक एक डॉल भी है। लेकिन ये है कौन? नॉर्मली तो उसे उठकर यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि ये उसके जिंदगी का सबसे अजीब एक्सपीरियंस है, सबसे वियर्ड, सबसे डरावना। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा शांत फील करता है और थोड़े ही देर में वो सो गया। अगली सुबह उठकर उसे यकीनन रात के बारे में सब कुछ याद है, लेकिन वो सोचता है कि ये सब सपना था। पर कुछ चीज वो नोटिस करता है, जैसे उसका हाथ और पैर जो अब उसे थोड़ा सा नम फील हो रहा है। फिर किचन में जाकर जब वो ब्रेकफास्ट तैयार कर उसे चबाता है, तब उसे फूड का कोई टेस्ट ही फील नहीं होता। ब्रेड, चीज, मीट कुछ भी नहीं। इनफैक्ट उसे खाने का स्मेल भी नहीं आ रहा। कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया। और तो और उसे ऐसा भी फील होता है जैसे कॉन्स्टेंटली कुछ लोग उसे देख रहे हैं। कहीं इसका उन मास्क वाले लोगों से कोई लेना देना तो नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ना, ऐसा नहीं हो सकता। शाम को दारू पीते हुए भी वो देख पाता है कि उसके आसपास कुछ बच्चे मंडरा रहे हैं। कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा अपनी मम्मी जैसा। वो बाहर देखता, उसे वहाँ पर भी वही लोग दिखाई देते। इनफैक्ट उसे टीवी का वॉल्यूम भी बहुत हाई करना पड़ता, क्योंकि उसे सुना ही नहीं देता। कहीं उसे साइनस तो नहीं हो गया। 2-4 दिन उसके साथ यही सब अजीबोगरीब इंसिडेंट्स होते रहे। एक सुबह उठकर वो देख पाता है कि उसका स्किन काफी ज्यादा व्हाइट हो गया, ऐसा मानो स्किन में कोई जान ही नहीं बचा। लड़का समझ पा रहा है कि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही है। वही आईने के अंदर वो देख पाता है कि उसके ठीक पीछे एक बच्चा है जो कि एक बिल्ली के मास्क में है। ये बच्चा बिल्कुल भी हिलता नहीं और उसे कुछ भी नहीं बोलता, बस वो चुपचाप उसे घूर रहा है। लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ पर कोई भी नहीं।
कुछ दिन और बीत जाते हैं और इन दिनों में उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। ना वो कुछ टेस्ट कर पाता, ना वो कुछ फील कर पाता, ना उसे कुछ सुनाई देता। ऐसा मानो जैसे वो होश खो रहा है। इनफैक्ट अब धीरे धीरे उसकी आंखें भी कमजोर होने लगी। उसकी आंखें ऐसा मानो 50 साल के बुढ़े की तरह बनती जा रही है। साथ ही साथ उसके नाखून भी आराम से टूट जाते हैं। एक दिन वो बहुत सारा मसाला डालकर कुछ खाना बनाता है इन होप कि काश इसका टेस्ट उसे मिल जाए, लेकिन क्योंकि वो गैस की आवाज सुन नहीं पाता तो उसे टाइम टू टाइम कढ़ाई को देखना होता है और इसी चक्कर में वो गलती से अपने हाथ को भी काट देता है। मगर अपने हाथ को काटने के बाद वो देखता है कि हाथ से खून नहीं गिर रहा, क्योंकि हाथ में एक ऐसा कट आ गया जैसा मानो किसी पिलो में या किसी तकिए में आता है। लड़का ना सरप्राइज होता है ना ही शॉक, क्योंकि उसके अंदर तो कोई एक्सप्रेशन अब मौजूद ही नहीं। फिर वो अपने स्किन को थोड़ा और फाड़ता है और अंदर में वो ना ही ब्लड पाता है, ना ही मीट, ना ही बोन्स, बल्कि कॉटन। उसके अंदर है कॉटन। उसी रात को वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड, बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील करता है। वो अगर किसी को याद करता है तो वो है उसकी मम्मी, लेकिन उसकी मम्मी तो जा चुकी है। उसी सेम नाइट को वो खुद को बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा फील कर पाता है और यकीनन वो छोटा हो रहा है। और कुछ ही घंटे में ये सातों लोग दोबारा आ जाते हैं, लेकिन अब उन्हें ये लड़का नहीं देख रहा, बल्कि लड़के के बेड में लड़के की जगह अब उनका एक टॉय आ गया। इन सातों में ये रैबिट वाला बच्चा सामने आता है और वो इस टॉय को उठाकर वहाँ से सब के सब चले जाते हैं। आज की कहानी है SCP-747 की, चिल्ड्रंस एंड डॉल्स। एंड यकीनन ये एक ऐसा लौता SCP है जो कि काफी ज्यादा घटिया है। जब फाउंडेशन ने एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि ये सातों लोग वो लोग हैं जो बहुत पहले गायब हो गए थे। एंड यकीनन ये वो लोग है भी नहीं, ये बस उन लोगों का एक इमिटेशन है जो अजीब से एनिमल मास्क पहने होते हैं। थोड़ा रिसर्च करने पर फाउंडेशन को पता चला कि इन मिसिंग बच्चों में कुछ के डेड बॉडीज भी पाए गए थे और इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन है, इन सभी के पास ऐसा ही एक डॉल था जिनको ये लोग बहुत प्यार करते थे। SCP-747 के सभी एंटिटीज कभी भी किसी जगह में भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो किसी भी जगह के आर पार हो जाते हैं। कभी कभार एजेंट्स इन एंटिटीज को कुछ फल या कुछ भी उठाते देखते हैं और उनके हाथ से पार होकर नीचे गिर जाता है। ये एंटिटीज हमेशा पूरी दुनिया में अलग अलग होकर घूमते रहते हैं, लेकिन जब भी इनका कोई एक टारगेट बन जाता है तब ये सातों के सातों सामने आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये लोग इंसानों को डॉल में कन्वर्ट करके ले जाते हैं, लेकिन आज तक फाउंडेशन को ये पता नहीं चला कि इनका टारगेट ऐसा बनता कैसे है कि इसी को पकड़ना है। ये फाउंडेशन आज तक कभी समझ ही नहीं पाए और समझेंगे भी कैसे। ये लोग कभी बात ही नहीं करते, ऐसा लगता है कि इन्हें बात करना आता भी नहीं। एक बार SCP-747 का विक्टिम फाइनल स्टेज में पहुंच जाए तो वो खुद को कितना भी डैमेज करने की कोशिश करे उसे कुछ भी दर्द नहीं होगा और उसी रात को धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक छोटे से डॉल में। चलो मैं आपको इन 7 मेंबर्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो SCP-747 का नंबर 1 ये है जो कि एक ज़ेब्रा मास्क में दिखाई देता है। ये एक ब्लैक किड है और ये हमेशा एक ब्लू पजामा में दिखाई देता है। नंबर 2 को तो आपने देखा ही है, जो कि सिर्फ एक छोटा सा पैंट पहने रहता है और भिखारी जैसा दिखता है। 3 को भी आपने देख ही लिया तो कौन करे एक्सप्लेन। और 4 है ये लंबा चौड़ा आदमी जो सूट में दिखाई देता है, लेकिन है तो ये 14 साल का एक बच्चा। नंबर 5 है एक 12 साल की बच्ची जो एक साड़ी में दिखाई देती है एंड ये इंडियन भी है। हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है कि आजकल हम SCP भी बन रहे हैं। वाह, हमारे देश की छोरी या छोरों से कम है के। नंबर 6 है ये लड़की जो कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी, और ये पिंक ड्रेस में दिखाई देती है। नंबर 7 है ये 9 साल का लड़का जिसके कपड़े में एक नोट भी मिलता है। इस नोट में एक ऐसी माँ की कहानी है जो कि मरने के बाद अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। और इंटरेस्टिंगली जब ये बच्चा पैदा हुआ तब इसकी मम्मी एक्चुअल में मर गई, लेकिन फाउंडेशन को आज तक पता नहीं चला कि ये मरने के बाद, ये मिसिंग हो जाने के बाद सडनली SCP-747 में कैसे कन्वर्ट हो गए।
वैसे तो अब इन एंटिटीज के पास इतने सारे डॉल्स कलेक्ट हो गए कि ये शांति से फाउंडेशन के एक सेल में साथ में पड़े रहते हैं। लेकिन यदि अगर इन्होंने कभी भी किसी एजेंट या रिसर्चर पे इंटरेस्ट दिखाया तो तुरंत उस रिसर्चर या एजेंट को किसी दूसरे साइट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और अगर कोई इनसे इन्फेक्ट हो गया तो तुरंत उसे क्वारंटीन किया जाएगा। इस एससीपी को लेकर अभी तक ज्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया, इसीलिए सिर्फ फाउंडेशन के टॉप रिसर्चर्स ही इनके सेल के अंदर जा सकते हैं, वो भी तब जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, वरना वो इसे अवॉइड ही करे तो बेहतर। और तो और इन्हें यूक्लिड क्लास की कैटेगरी में डाल दिया। तो यही है आज की कहानी।